खबरों की शुरुआत करते हैं। मुल्क आज पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती मना रहा है। इस खास मौके पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी ने उन्हें खराज अकीदत पेश की। दोनों नेता शांतिवन पहुंचे और उन्हें गुलाए अकीदत पेश की गई। कांग्रेस पार्टी ने ट्विटर पर इस मौके की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, भारत के विकास में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के योगदान के लिए राष्ट्र उनका स्मरण कर रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी पंडित नेहरू जी को खराज अकीदत पेश की। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन। हम राष्ट्र के लिए उनके योगदान को याद करते हैं। इस मौके पर राहुल गांधी ने भी पंडित नेहरू को याद किया। उन्होंने लिखा, कौन है भारत माता? इस विशाल भूमि में फैले भारतवासी सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। भारत माता यही करोड़ों करोड़ जनता है। पंडित नेहरू के इन्हीं लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को दिल में लेकर चल रहा हूं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इंडोनेशिया के बाली रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी 14 से 16 नवंबर तक बाली में रहेंगे। G20 शिखर सम्मेलन 15-16 नवंबर को होना है। करीब 45 घंटे के अपने दौरे के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी 20 प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। दुनिया के दिग्गज 20 ममालिक के ग्रुप G20 के सुप्रीमो के शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के अलावा पीएम इसमें हिस्सा लेने वाले 10 ममालिक के सरबराहन से दो तरफा मुलाकात भी करेंगे। गौरतलब है कि G20 सम्मेलन का अगला सत्र भारत है और इसकी अगली बैठक सितंबर 2023 में नई दिल्ली में ही होने वाली है। दिल्ली एमसीडी चुनावों के लिए कांग्रेस ने सभी 250 सीटों के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर अनिल चौधरी ने एक ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी है। तो कांग्रेस ने दिल्ली नगर निगम चुनाव की सभी 250 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की एक साथ घोषणा की है। हालांकि वो इसमें आम आदमी पार्टी से पीछे रह गई है, तो आप पहले ही अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी अमृत महोत्सव मना रही है, क्या वो जवाहरलाल नेहरू जी को याद नहीं करेगी? और जेलों में बैठ के उन्होंने भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री लिखी और प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जो देश की नींव रखी है, आज उस पर देश खड़ा है। बड़ी बड़ी संस्था, एम्स जैसी संस्थाएं, IIT संस्थाएं, कृषि के अंदर संस्था, रिसर्च की, सब कुछ उन्होंने बड़े बड़े बांध बनाए, बांका डैम की तरह बड़े बड़े इस्पात कारखाने लगाए गए जिससे कि हम आत्मनिर्भर बने। कोई मुकाबला नहीं। दुर्भाग्य इस बात का है कि एक तरफ तो बाल दिवस मनाते हैं हम लोग, तो बच्चों में अच्छे संस्कार पैदा हो पंडित नेहरू की तरह, और दूसरा चाचा नेहरू कहते थे उसको। क्यों कहते थे उस जमाने के अंदर? अब जो वर्तमान सरकार ने, मुझे ऐतराज है इस बात का कि आप अमृत महोत्सव मना रहे हो देश का, तो फिर देश के पूर्व प्रधानमंत्री को याद ही नहीं करेंगे? जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था उनको याद तो करो, जिससे कि नई पीढ़ी कुछ सीखे, समझे और कुछ ग्रहण करे। नई पीढ़ी को अगर आप इतिहास नहीं बताओगे तो वो क्या ग्रहण करेंगे, क्या इतिहास समझेंगे? बिना इतिहास के वो क्या, कल उनके ऊपर भार आएगा देश का, प्रदेश का, तो वो क्या आगे वाली पीढ़ियों को क्या संदेश देंगे? तो मेरा मानना निश्चित तौर से है, अमृत महोत्सव में जिस प्रकार पंडित नेहरू को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया और बाकी प्रधानमंत्रियों का भी कोई दिखता ही नहीं है कहाँ पर क्या उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बताए कोई। तो आप क्या खाली इवेंट कर रहे हो? क्या कर रहे हो? एक मौका था देश के अंदर पूरे 135 करोड़ जनता को अपने देश पे गर्व करे कि हमारे देश की आज़ादी जंग के लड़ने के लिए कितने लोग ज्ञात तो ही हैं, अज्ञात कितने लोग थे मारे गए, वो अज्ञात लोग जिनको हम जानते ही नहीं हैं। कितनी बड़ी फ्रीडम मूवमेंट लड़ी गई, क्या उनको याद करने का एक अवसर था जो खो दिया है बीजेपी और एनडीए गवर्नमेंट ने। वो खाली इवेंट बड़े बड़े कर रही है, छोटे बड़े करती है, पर जो एक्चुअल में 75 साल की उपलब्धि हमारी है, एक सुई नहीं बनती थी यहाँ पर, आज क्या नहीं बनता यहाँ पर, सब कुछ हो रहा है। तो पूरा गर्व होता है देशवासियों को, और गर्व के आधार पर जब आप कॉन्फिडेंस पैदा होता है, मानव संसाधन बनता है नई पीढ़ी का, वो देश के काम आता है। तो मेरा मानना है कि आज का दिन तो हम सब के लिए यही है कि हम पंडित नेहरू का जो विजन था,
जो सोच थी, लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, उनमें कूट कूट के भरी हुई थी। उस पर नई पीढ़ी को हम लोग संदेश दें, आत्मसात करें और देश के लिए अपने आप को समर्पित करें, प्रतिबद्ध करें और देश सेवा के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए हम तैयार रहें। ये हमारी सोच होनी चाहिए। कांग्रेस लीडर कन्हैया कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जन को तंत्र से जोड़ना है भारत जोड़ो यात्रा का मकसद। हमारी नीति शुरू में जो थी, सबसे पहले जहां से ये यात्रा शुरू हुई, कि लोग परेशान हैं, लोगों के अंदर गुस्सा है, लोगों के भीतर डर पैदा किया जा रहा है, नफरत पैदा किया जा रहा है। इससे देश जो है भावनात्मक रूप से कमजोर होगा, और कोई भी देश जब भावनात्मक रूप से कमजोर होता है, जब वो आपस में यूनाइटेड नहीं होते हैं, तो बाकी सारी प्रोग्रेस की बात जो है वो पीछे चली जाती है। और जो हम लोग सवाल उठा रहे हैं एक मजबूत विपक्ष के तौर पे, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है कि हम उनके लिए लड़ रहे हैं। तो जब आपके करंट कम्युनिकेशन के टूल्स काम नहीं कर रहे हों, तो कहते हैं ना बैक टू बेसिक्स, बैक टू क्लासिक। और ये बैक टू बेसिक या बैक टू क्लासिक जो है, हम कहते हैं कि ये एक गांधीयन मेथड है कि गांधी जी दांडी यात्रा पे चले, या जो है इस देश में कई बार यात्राएं की गई, ठीक है। तो उसमें मुख्य सवाल ये था कि हम लोगों के बीच जाएंगे, हम उनके सवालों को लेकर के लड़ रहे हैं, उनको ये भरोसा होगा और हम अपनी सुनाएंगे नहीं, उनकी सुनेंगे। वहाँ से जब हम लोग ये यात्रा को शुरू किए तो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी एकमात्र था, जन को तंत्र से जोड़ करके रखना। जन और तंत्र जो है वो अलग ना हो जाए, तंत्र जो है वो जन पे हावी ना हो जाए। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 10 साल तक कांग्रेस के पीएम रिमोट कंट्रोल से चलते थे, उम्मीद है नए सदर रिमोट कंट्रोल से नहीं चलेंगे। प्रबंधन कैसे होता है ये भी किया, और ऑपरेशन गंगा चलाकर 27,000 विद्यार्थियों को यूक्रेन की भूमि से निकालना, अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को निकालना, ये छोटी बात नहीं है जी। और इस आपदा के समय 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन करवाना, 80 करोड़ लोगों को 5-5 किलो अनाज 2.5 साल से ज्यादा समय तक मुफ्त में देना, और तो और भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया में सबसे तेजी के साथ आगे बढ़ाना और भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना। मैं एक के बाद कई उपलब्धियां गिना सकता हूं। एक समय वो था जब कांग्रेस के 10 साल में प्रधानमंत्री रिमोट कंट्रोल से चलते थे। नवी मुंबई में उस समय 10 वर्षों में प्रधानमंत्री रिमोट कंट्रोल से चलते थे। आज मैं आशा करता हूं कांग्रेस के अध्यक्ष रिमोट कंट्रोल से नहीं चलेंगे। यही कहूंगा कि उनको कभी बाहर वाला महसूस नहीं होने दिया, परिवार का हिस्सा माना है। ये हम लोग स्वयं भी जहां जाते हैं बाकियों के परिवार का हिस्सा बनते हैं, वहां के विकास में योगदान देते हैं। और हिमाचल के लोग भोले तो हैं ही, मेहनती और ईमानदार भी बहुत इसके लिए जाने जाते हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको बहुत एक्सपोजर मिलता है, दुनिया देखने का अवसर मिलता है। भांति भांति के लोग यहाँ रहते हैं, कॉर्पोरेट जगत से लेके प्राइवेट से लेके एंटरप्रेन्योर तक यहाँ पर है। तो यहाँ पर अवसर बहुत है। तो इन अवसरों के साथ हिमाचल को कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए मैंने उनसे अनुरोध किया है, और युवा पीढ़ी इसमें अपनी भूमिका कैसे निभाए उसके लिए मैंने अनुरोध किया है। खतौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर राष्ट्रीय लोकदल ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। बता दें कि आरएलडी सदर जयंत चौधरी ने पीपल हेड़ा गांव में एक जनसभा को खिताब करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। क्योंकि इनके विधायक 255 जिताए, एक कम हो गया, 254 हो गए। अब 254 से एक और बढ़ा के दोबारा 255 जिताने में आपको क्या मिल रहा है, क्या मिलेगा जनता को? इनके विधायक तो ऐसे फिर रहे हैं जैसे खेत में आपके यहां सांड, कोई ना पूछता ना भगा सकता उनको। तो ये सांडों को खूब खुराक दिया आपने 5.5 साल में, इन्हें और खुराक देनी है या इनसे निजात चाहते हो? और एकजुटता का परिचय देकर ही हम चित कर पाएंगे जिनका मुकाबला है। वे बेहद होशियार लोग हैं, उन्हें कम मत आकिएगा। उन्हें मालूम था कि चुनाव तो होगा, लेकिन क्या कह रहे थे, नहीं नहीं तो नियम नहीं है, नियम नहीं मालूम नहीं है, कानून में ऐसी कोई प्रावधान नहीं है। उन्हें मालूम था
वो तभी से चुनाव की तैयारी में लगे। सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ दाखिल अर्जियों पर होने वाली अहम सुनवाई टल गई है। मरकजी सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से और वक्त मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 12 दिसंबर तक का वक्त दिया और इस मामले में जनवरी के पहले हफ्ते में सुनवाई होगी। बता दें कि इस एक्ट को चुनौती देने वाली अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होने के 2 दिन बाद बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। सूबे के ऊंचाई वाले और निचले इलाकों में मौसम ने करवट ले ली है, तो हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी देखने को मिली है। मनाली के सोलांग नाला अटल टनल समेत रोहतांग पास के नजदीक स्नोफॉल हो रही है। मनाली समेत आसपास के इलाकों में मौसम ने करवट ली है और रोहतांग पास, मणि, गुलाबा, सोलांग नाला, अटल टनल, रोहतांग समेत आसपास के इलाकों में बर्फबारी हुई है। तो मदरसों के सर्वे को लेकर यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिखार अहमद जावेद का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सर्वे का मकसद नए मदरसों की जानकारी हासिल करना था और इसके पीछे कोई साजिश नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का कार्य लगभग संपन्न हो चुका है। सर्वे के डेटा रिपोर्ट सब शासन को प्राप्त हो रहे हैं। सर्वे बड़े अच्छे माहौल में, बड़े अच्छे ढंग से संपन्न हुए हैं। शुरुआत के दिनों में चंद खानदानी लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने गुमराह करने का काम किया, लेकिन हम लोगों ने संवाद किया और मदरसों के लोगों से बातचीत करके संविधान के दायरे में रह करके सर्वे को संपन्न कराया। सर्वे बहुत अच्छे ढंग से रिपोर्ट्स आई हैं। लगभग 8,500 मदरसे जो गैर मान्यता प्राप्त हैं वो हमें जानकारी में आए हैं। आने वाले दिनों में इस पर हम सब समीक्षा करके उनके लिए भी योजनाएं बनाएंगे और उनको भी अपने साथ जोड़ने का काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार मदरसों की बेहतरी के लिए काम हो रहा है। मदरसे भी पूरे विश्वास के साथ हम सबसे जुड़ रहे हैं और मदरसों के अंदर सुबह प्रार्थना के समय राष्ट्रगान का होना, आज़ादी के अमृत महोत्सव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना और अभी सर्वे के दौरान मदरसों के लोगों ने ये भरोसा दिला दिया, ये विश्वास दिला दिया कि प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास चाहते हैं और मदरसों के लोगों का विश्वास भी हमारी सरकार ने प्राप्त कर लिया। ऐसे में आने वाले दिनों में हम सब उनको अपने साथ जोड़ेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना, मुसलमान के बच्चे के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर की तर्ज पे हम उनकी बेहतरी के लिए भी काम करने वाले हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और हम सबका प्रयास ये मदरसों की बेहतरी के लिए काम आएगा। और जितने लोगों ने भी इस सर्वे में अपनी भूमिकाएं निभाई हैं, मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और सभी को धन्यवाद देता हूं।